देखिए स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसा कि आप लोगों ने नाम में ही यहाँ एटम के बारे में जानना है, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। एटम जो है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी मैटर का, जो उसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है, यानी जो उसकी प्रॉपर्टीज को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एटम। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है हमें ये बताती थी कि एटम क्या होता है। तो बेसिकली हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। हमें मालूम है कोई भी अगर मैटर है हमारे पास, तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो एटम होता है। अब एटम के अंदर हमें मालूम है, कुछ लोग कहते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है एटम के अंदर किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये काफी सारे लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरीके से इसको समझाया। उनके समझाने के ऊपर ही हमने इन चीजों को डेवलप किया। हमने ये जाना कि न्यूक्लियस क्या होता है, हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमने ये जाना प्रोटॉन्स क्या होते हैं, हमने ये जाना न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। तो उसके बारे में ही यहाँ ब्रीफ में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें। ये जितने भी कंडीशंस हैं ये साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट है जिसके बेसिस पर हम इनको बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जानकारी है आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। हमें मालूम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। सबसे पहली बात, एटम क्या होता है। तो डाल्टन सबसे पहले एटम के बारे में समझाते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच शोज इट्स ऑल प्रॉपर्टीज। यानी एटम मैटर का वह पार्ट, सबसे छोटा पार्ट है जो उसकी प्रॉपर्टी को शो करता है। तो मैंने पहले भी इसके बारे में बता रखा है, इससे फर्स्ट चैप्टर यूनिट में। ये जो मार्कर है, अगर हम इसको ग्राइंड कर लें तो इसका सबसे छोटा पार्ट जो इस मार्कर की प्रॉपर्टीज को शो करता है वो क्या कहलाता है? एटम। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर which shows its all properties। ठीक है, मैटर का सबसे छोटा पार्ट जो उसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है वो क्या कहलाता है? एटम। दूसरा पॉइंट है, एटम इज इनडिविजिबल। एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे एटम को तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ने 9th क्लास में ये बात पढ़ी भी है कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। लेकिन डाल्टन का कहना यह था कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। आप किसी लिविंग को ले लें तो वो भी किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं, चाहे वो लिविंग की बात करें चाहे वो नॉन लिविंग की बात करें। क्लियर है?
लेकिन एटम क्या होता है, किसी भी मैटर, चाहे वो ये बोर्ड है, चाहे वो कोई भी लिविंग है, उसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, जो उसकी प्रॉपर्टीज को शो करेगी। ये क्या था, बोर्ड था पहले। लिविंग बीइंग क्या था, लिविंग था। समझ में आई? तो दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल, दे आर नॉट एटम। एटम तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर तो पूरी दुनिया बनी हुई है, लेकिन एटम जो है, हमें इसको डिफाइन करने में हमें समझ में आता है कि सबसे छोटा पार्ट जो उसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है वो क्या कहलाता है, एटम। क्लियर है? थर्ड पार्ट ये कहते थे कि जो अगर हमारे पास सिंगल एटम है, मैटर है, कह सकते हैं कि हम एटम ऑफ वन मैटर हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हमारे पास वन मैटर है, तो जैसे ये मार्कर है, तो इस मार्कर के जितने भी एटम्स बनेंगे, वो सभी जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे ऑल रेस्पेक्ट में। चाहे वो प्रॉपर्टीज की बात करें, इवन मास की बात करें, तब भी वो क्या होंगे, आइडेंटिकल। फोर्थ पॉइंट होता है, अगर हम टू डिफरेंट टाइप्स के एटम्स लेते हैं, यानी दो अलग अलग तरह के अगर मैटर है हमारे पास, तो उनके जो प्रॉपर्टीज होंगे, उनके जो मासेस होंगे, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है ना? तो यहां डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमें ये समझाती है कि एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच शोज इट्स ऑल प्रॉपर्टीज। दूसरा पॉइंट, एटम इज इंडिविजिबल। एटम जो है इंडिविजिबल होता है, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट है, एटम ऑफ वन मैटर आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। यानी ऑल रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज हो चाहे मास हो, वो सब में क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। और डिफरेंट मैटर अगर हम लेंगे तो वो सब क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसके अलावा इसके बाद आता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्या आता है, और इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसको, फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखिए फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं पार्टिकल से मिलकर सारे एलिमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है ना? जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितना भी मैटर है, वो सभी किससे बना हुआ है, इन पार्टिकल से। तो हम कह सकते हैं पार्टिकल which constitute the element are known as fundamental particles, या हम इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं,
हम यहाँ कुछ मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो सबसे जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन। इसको ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये जो नाम दिया है इलेक्ट्रॉन, ये दिया हुआ है स्टोनी ने। तो हम कह सकते हैं नेम गिवन बाय स्टोनी। नेम किसने दिया है? ये स्टोनी। क्लियर है सबको? अब इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में आते हैं। इट्स मास इज, कितना मास होता है आप सभी लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम किलोग्राम में लिखें तो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। या हम कह सकते हैं 0.0052 AMU। AMU में अगर लेंगे तो वो कितना होगा? 0.0052। ये इसका मास होता है। इसके बाद आते हैं चार्ज पर। अब इसका कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो हमें मालूम है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और इसका चार्ज जो है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में देखें तो होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। और अगर कूलाम्स में लिखेंगे तो होता है माइनस 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। 1.9 इंटू, नहीं सॉरी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। इतना होता है। और ये कितना होगा ESU में? 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ESU। क्लियर है? ये जो है किसी भी एलिमेंट पर पाए जाने वाला मिनिमम चार्ज है, तो इसको हम यूनिट चार्ज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूनिट चार्ज। अब आते हैं इसकी डिस्कवरी पर। देखिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में काफी सारे लोग इसमें अटैच थे, और मेन जो कंट्रीब्यूशन था वो प्लकर, जे थॉमसन, इन लोगों का था। क्लियर है? तो अगर हमसे कोई पूछता है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। किसने डिस्कवर किया है? जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया? एक ग्लास ट्यूब ले लिया, इस तरीके का। इस ग्लास ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए। क्या लगाए? 2 इलेक्ट्रोड। और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। ये जो है एक बैटरी इसमें जोड़, जो कि हाई वोल्टेज बैटरी थी। क्या थी ये? हाई वोल्टेज बैटरी। यहां इन्होंने एक वैक्यूम का यूज किया। किसका यूज किया? वैक्यूम। इसको वो कहते थे कैथोड, इसको वो कहते थे एनोड।
इसको क्या कहते थे, एनोड। अब उन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो वैक्यूम जनरेट करने के बाद उन्होंने जब हाई वोल्टेज इसमें देते हैं तो इससे जो कैथोड है इससे कुछ रेज जो है वो एनोड की तरफ जाती हैं। इन रेस को इन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड रेस। इन्होंने क्या कहा इसको, कैथोड रेस। ये जो है पार्टिकल्स की बनी होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इनके अंदर मास पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मास। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन रेस के बीच में एक फैन लगा दिया। और उन्होंने देखा कि जो जब पार्टिकल्स निकलते हैं, जो रेस जनरेट होती हैं, तो ये फैन जो है वो क्या करने लगता है, रोटेट करना लगता है। इसका मतलब है इसके अंदर मास जो है मौजूद है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मास पाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने देखा ये जो रेज हैं, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों तरफ मैग्नेट्स जनरेट किए, एक को नॉर्थ पोल का और एक को साउथ पोल का। उन्होंने देखा कि जो रेज हैं वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं। रेज क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इसका मतलब है ये जो रेज हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या शो करते हैं, रिफ्लेक्शन। थर्ड पॉइंट है, इन्होंने इसको फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाला या नेगेटिव चार्ज वाला, और पाया कि ये जो है नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब इनके अंदर नेगेटिवली चार्ज आयंस मौजूद है। इनके अंदर क्या मौजूद है, नेगेटिवली चार्ज आयंस। और इन रेस को पता करने के लिए कि ये रेस जो है हमें दिखाई तो देते नहीं थे, तो यहां जो है एक फॉस्फोरेसेंट लगा दिया। फॉस्फोरेसेंट क्या होता है, जब इस पर इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो ये चमकने लगता है, ये ब्लिंक करने लगता है, चमकने लगता है। तो हमें मालूम पड़ जाता है कि कैथोड से क्या निकल रहे हैं, रेज निकल रहे हैं। उन रेस को क्या नाम दिया इन्होंने, कैथोड रेस। क्या नाम दिया, कैथोड रेस। तो क्वेश्चन पूछ लेता है, हु डिस्कवर्ड कैथोड रेस, तो आप क्या बताएंगे, जे थॉमसन। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैथोड रेज हैं, उनके अंदर मास भी होता है, वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लीजिएगा ये। अब हमें मालूम है जो ग्लास ट्यूब थी उसमें हम लोगों ने वैक्यूम जनरेट कर लिया था। क्या जनरेट किया था, वैक्यूम। तो थॉमसन जो थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये स्टडी किया कि जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है, चार्ज अपॉन मास रेशियो, उन्होंने देखा कि जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम रहता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो उस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज।
तो उस चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मास की बात करें, मास चार्ज तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो इसका जो चार्ज टू मास रेशियो होगा, चार्ज टू मास रेशियो जो है वो फिक्स होता है। यानी गैस को अगर हम चेंज करें, अगर गैस चेंज करने पर इसका जो चार्ज बाई मास रेशियो है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो इसका जो है एक वैल्यू जो फिक्स रहती है 1.75 इंटू 10⁻11 और किलोग्राम पर किलोग्राम, इस तरीके से। तो इसका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं EYM रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कैथोड रेज लिख लें, इज ऑलवेज कांस्टेंट। इनका जो EYM रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर है? इसको आप एक बार समझ के पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब हमें मालूम है एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। एटम जो है वो कैसा होता है, न्यूट्रल। अब जब जे थॉमसन ने ये डिस्कवर्ड हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब है उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज भी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल तो तभी हो सकता है जब उसके अंदर नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो। इसका मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। देखो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की हुई है, गोल्डस्टीन। सबसे पहले देख लेते हैं कैसे बने। देखिए, अब इन्होंने क्या किया, वही एक ग्लास ट्यूब ले ली और उन्होंने क्या किया, जो कैथोड लिया वो परफोरेटेड कैथोड ले लिया, यानी कि जिसमें छेद होते हैं। और जो एनोड है वो जैसा लेना वैसे लिया। यहाँ हाई वोल्टेज का यूज किया, इसमें वैक्यूम का यूज तो किया, लेकिन इसके अंदर कुछ गैसेस को भरने के बाद ये जो कैथोड है, ये कैसा कैथोड है, परफोरेटेड। कैसा कैथोड लिया इन्होंने, परफोरेटेड कैथोड लिया। और इन्होंने देखा जब इसके अंदर ये वोल्टेज जनरेट करते थे तो इन्होंने देखा ये जो होल्स हैं इनमें से जो प्रोटॉन्स हैं वो निकलते थे। इस तरह प्रोटॉन जो है वो परफोरेटेड कैथोड से पीछे की साइड निकल। अब देखिए, इस बात को समझ लीजिए, जो कैथोड है हमने जब उसमें हाई वोल्टेज जनरेट किया तो हमने पाया उसके अंदर से कैथोड रेज निकलती हैं जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं। कैथोड से किसकी तरफ जाती हैं, एनोड की तरफ। यही तो बात थी वहां। अब एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें पॉजिटिव पार्ट भी होता है और नेगेटिव पार्ट भी होता है।
अब इसके अंदर जैसे कोई भी गैस भरी हुई है, मान लो इसके अंदर हमने क्लोरीन गैस भरी हुई है। क्या भरा हुआ है? क्लोरीन गैस। अब जब इसके अंदर क्लोरीन गैस अगर है मौजूद, तो इसमें से हम क्या निकलता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इसका मतलब है ये जो प्रोटॉन्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन एटम है, क्लोराइड आयन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हाइड्रोजन का भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन आयन बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन। H पॉजिटिव गिव्स H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो निकल ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो परफोरेटेड कैथोड है उससे क्या निकल रहे हैं? प्रोटॉन्स। इन प्रोटॉन्स को ये क्या कहते थे? केनाल रेस। क्या कहते थे? केनाल रेस। क्योंकि ये एक होल्स में से निकल रहे थे, इसलिए इनको ये क्या कहा करते थे? केनाल रेस। क्या कहते थे? केनाल रेस। यानी कि जो प्रेजेंस है पॉजिटिव चार्ज की, उसकी डिस्कवरी किसने की है? गोल्डस्टीन। तो हम कह सकते हैं कि गोल्डस्टीन जो है उन्होंने पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस को बताया। चार्ज पार्टिकल, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया? केनाल रेस। जिसका उन्होंने क्या नाम दिया? केनाल। अब देखिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा है केनाल रेस की या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की खोज किसने की है, तो आप उसके अंदर आंसर जो है गोल्डस्टीन ही लगाएं। क्या लगाएंगे? गोल्डस्टीन। इन रेस को हम केनाल रेस भी कहते हैं, या इसके अलावा हम इसको कभी कभी पॉजिटिव रेस भी कहते हैं। तो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और आपसे इन रेस के बारे में पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? जो गोल्डस्टीन है, अगर केनाल रेस की डिस्कवरी के बारे में पूछता है या पॉजिटिव रेस के बारे में पूछता है, तो आप क्या बताएंगे? गोल्डस्टीन। अब हमने देखा कि जो EYM रेशियो है, नेक्स्ट हम बात करते हैं EYM रेशियो की। अब यहां पर देखिए, जब गैसेस का चेंज करेंगे, जब जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर हम गैसेस को चेंज करेंगे, तो उनके अंदर क्या चेंज हो जाएगा? उनके अंदर गैस चेंज होने के कारण उनका मास जो है वो चेंज हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा? चेंज। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो जो है हमेशा क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। वो क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। अब देखिए, तो इसमें लिख सकते हैं हम EYM रेशियो चेंजेस ऑन चेंजिंग द गैस। EYM रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा जब गैस जो है चेंज हो जाएगी। जिसका मतलब है अगर हम क्लोरीन का यूज करेंगे तो उसका मास कुछ और होगा, क्लोरीन एटम का यूज करेंगे तो उसका मास कुछ और होगा, हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो हाइड्रोजन का मास कुछ और होगा, हाइड्रोजन एटम का यूज करेंगे तो हाइड्रोजन एटम का मास कुछ और होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने देखा कि जो EYM रेशियो है वो हमेशा क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। इसके अलावा जो मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो जो है वो हाइड्रोजन का मैक्सिमम होता है, H पॉजिटिव का। ये हमें किसने बताया था? रदरफोर्ड।
जो चार्ज टू मास रेशियो है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, H पॉजिटिव का, क्योंकि इसका मास सबसे कम होगा। तो चार्ज टू मास रेशियो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो रदरफोर्ड ने इसको क्या कहा, प्रोटॉन। तो यहां उन्होंने इसको क्या कहा, प्रोटॉन। तो इसको अगर कोई पूछता है, डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, इसको किसने डिस्कवर्ड किया है, ठीक है। जो चार्ज टू मास रेशियो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका होता है, H पॉजिटिव आयन का। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पूछता है अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या नाम लेंगे, रदरफोर्ड। लेकिन अगर कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज के बारे में अगर कोई पूछता है तो हम क्या कहेंगे उसको, गोल्डस्टीन। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है चार्ज ऑन प्रोटॉन, जो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके अलावा मास ऑन प्रोटॉन, तो ये कितना हो जाएगा, 27 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये इसका मास हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफी बाद में हुई, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होने के कारण इसकी डिस्कवरी में काफी टाइम लग गया। इसको जानने में हमें काफी टाइम लगा। न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर्ड किया है चैडविक ने। हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय चैडविक। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया है, चैडविक। इसके अगर हम चार्ज की बात करें तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। इसके अगर मास की बात करें तो इस पर जो मास होता है वो कितना होता है, 1.675। प्रोटॉन के मास से कुछ ज्यादा होता है, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब हमने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज के लिए हमने लिया बेरिलियम। क्या लिया, बेरिलियम। बेरिलियम का हमें मालूम है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, मास नंबर 9। इसके साथ हमने हीलियम लिया, जिसको कि हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो हमने क्या किया, बेरिलियम की फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की। अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करने पर ये जो है कार्बन में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन में। और इसके साथ जो है एक हमें पार्टिकल मिला जिसको हम कहते थे न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रॉन। ये जो पार्टिकल है ये क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन। तो हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, चैडविक। चार्ज कितना होता है, कोई चार्ज नहीं होता। मास 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसमें क्या करते हैं हम, बेरिलियम की फॉइल होती है, उस पर अल्फा पार्टिकल जो है उसमें एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, मास नंबर कितना होता है, 4। उससे हम बॉम्बार्डिंग करते हैं। बॉम्बार्डिंग करने से हमें क्या मिलता है, कार्बन। और उसके साथ साथ हमें न्यूट्रॉन पार्टिकल मिलता है। न्यूट्रॉन पर जो है एटॉमिक नंबर जो है 0 होता है और मास नंबर कितना होता है, 1। यानी न्यूट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है। और चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना होता है, 0।
ये क्लियर है। अब इन लोगों के जब डिस्कवरी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, उसके बाद एटम के बारे में बात करते हैं हम। अब ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, प्रोटॉन भी पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है किस तरीके से एटम के अंदर बने होते हैं, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जाता है, प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है। तो इसके बारे में काफी सारे लोगों ने इस पर अपनी अपनी थ्योरी दी। उन थ्योरी का जो बेस था वो एक अजम्पशन था, मतलब जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उनको किस तरीके से उन थ्योरीज को में के द्वारा बताया जा सकता है। तो सबसे पहला जो है काफी सारे लोगों ने दी, लेकिन जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था इसको लोग थॉमसन जो थे उनका मानना ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो है एक मास्ड स्पेस है और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। जैसे आप लोगों ने केक देखा होगा, केक का जो एक वाइट वाला पार्ट होता है और उसके ऊपर काफी सारे चॉकलेट्स वगैरह अंदर धसे रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। तो वो जो चॉकलेट्स हैं तो वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और जो व्हाइट कलर का जो पूरा पार्ट है, जो सॉलिड पार्ट है, वो क्या कहलाता है, प्रोटॉन। तो उनका कहना ये था कि जो व्हाइट कलर का जो पार्ट है, सॉलिड पार्ट, वो जो एक प्रोटॉन है और जो ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर लगे होते हैं। इन्होंने उस मॉडल को थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहा। इसके अलावा उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसके अलावा हम रेजिन्स पुडिंग मॉडल भी कहेंगे। इसके अलावा हम इसको वाटरमेलन आप लोगों ने देखा होगा। वाटरमेलन में क्या होता है, रेड पार्ट होता है तो उसको पॉजिटिवली चार्ज पार्ट कहते थे, और जो उसके अंदर सीड्स होते हैं वो उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं तो उनको वो क्या कहते थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ऊपर वाला जो है रेड पार्ट जो है वो क्या कहलाता था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इस तरीके से जैसे ये हमारे पास एक सॉलिड पार्ट है जो है पूरा का पूरा जो है पॉजिटिवली चार्ज होता था, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी चारों तरफ इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके चारों ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड रहते थे यूनिफॉर्मली इस तरीके से। लेकिन काफी सारे कंडीशंस थे जिनके बारे में इन्होंने कोई भी बातचीत नहीं, इनके बारे में कोई भी बात नहीं बताई। तो ये मॉडल जो है बाद में क्या हो गया, फेल हो गया। इस मॉडल को लोगों ने नकार दिया, खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो ये मॉडल जो है बाद में खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं, इसके बाद और लोगों ने भी ट्राई किया। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया उसको हम कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके बाद जो मॉडल आया वो कौन सा था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है इसमें क्या किया उन्होंने गोल्ड फॉइल ली। अब आप कहेंगे गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, और भी कुछ ले सकते थे, लेकिन जो गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा मेलेबल होता है, उसकी मेलेबिलिटी ज्यादा होती है, उसको अच्छे से हम
थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी मेलिबिलिटी जो थी वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए उन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉइल को। और उन्होंने क्या किया, इस पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की, अल्फा पार्टिकल्स की क्या की, बॉम्बार्डिंग। तो इन्होंने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो इससे टकराते थे और टकरा के इसको पार निकल जाते थे, क्रॉस कर जाते थे इस फॉइल। कुछ पार्टिकल्स क्या करते थे, इस फॉइल से टकरा के पार निकल जाया करते थे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाते थे। इस तरीके से ये यहाँ टकराते इससे और ये रिफ्लेक्ट हो जाते। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो इससे टकरा के और वापिस आ जाते थे। तो उन्होंने देखा कि जो कुछ पार्टिकल्स जो थे वो इस गोल्ड फॉइल से टकरा कर क्या होते थे, वापस आ जाते थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो पॉइंट्स हैं जिनसे अल्फा पार्टिकल जो है वो टकरा के वापस आ जाता है, इसका मतलब है यहाँ उस एटम का, उस एलिमेंट का मास जनरेट है, वहां पे उस एलिमेंट का मास है, ज्यादा से ज्यादा मास जो है वहां अटैच्ड है। तो उन्होंने उस पॉइंट पर को कहा न्यूक्लियस। क्या कहा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज का भी कंट्रीब्यूशन जो है वो किसके पास चला जाता है, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने बताया कि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और उनका कहना यह था कि जो एलिमेंट होते हैं, जो एटम होता है, उसका काफी सारा हिस्सा जो है वो ब्लैंक होता है, खाली होता है। और कुछ जगह पर जो है जो मास है वो काफी ज्यादा मास वहां लगा होता है। तो जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ जो है इस गोल्ड फॉइल को पार कर जाते हैं, कुछ इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स 20,000 में से एक पार्टिकल जो है इससे टकरा के क्या आ जाता है, वापिस आ जाता है। क्या आ जाता है, वापिस। तो उनका कहना यह था कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर एक पार्ट होता है, मासी पार्ट होता है, जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वहां एकत्रित होता है, यानी वहां पाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है टकरा के, अल्फा पार्टिकल जो है टकरा के वापिस आ जाता है। अब इस थ्योरी के कुछ कंक्लूजन्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी का मानना यह था कि इसके अंदर काफी सारा एम्प्टी स्पेस पाया जाता है, यानी कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स। तो जो न्यूक्लियस है जहां पॉजिटिवली चार्ज पे, उसके अलावा उसके चारों तरफ जो है काफी सारा खाली स्पेस पाया जाता है, एम्प्टी स्पेस पाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पाए जाते हैं। और जहां जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। उन्होंने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते थे। इसके अलावा उन्होंने देखा जो, इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि जो एटम का साइज है, ऐसे लिख लेते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस
जो कि अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर था, इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एटम। यानी जो न्यूक्लियस का साइज था वो एटम के साइज से छोटा होता है। ये जो एटम का साइज होता है वो कितना होता है, 10⁻10 मीटर, या कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर हम एटम और न्यूक्लियस के साइज में अगर देखें तो एटम का साइज जो है बड़ा होगा न्यूक्लियस के साइज में। क्लियर है? तो न्यूक्लियस जो है काफी उसके अंदर छोटा होता है और एटम का साइज जो है बड़ा है। इसका मतलब उसके अंदर काफी सारा क्या है, स्पेस है। तो रदरफोर्ड एक चीज और एक बात और थी इनके मॉडल के में, इन्होंने ये अज्यूम किया जिस तरीके से सन के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, उसी तरीके से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने ये अज्यूम किया कि ये सोलर सिस्टम की तरह इसका मॉडल होता है। यानी एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। क्लियर है? यहाँ आप नोट कर लो।